टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार जुड़ रही हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चिंटा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और हम और गौरी आपको इस शो में कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप दो घर के हैं मालिक तो कैपिटल गेन्स छूट पाने में क्या है बड़ा पेंच। फैमिली मेंबर्स अगर आपने लिया है लोन तो क्या मिलेगी टैक्स में छूट। और साथ ही ये भी बताएंगे कि शेयर ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म से अगर आपको 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ मुनाफा तो क्या जरूरी है ऑडिट कराना। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दा कैपिटल गेन्स को लेकर के। दरअसल कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, तरह तरह के उपाय दिमाग में सोचते रहते हैं और इसमें कई बार वो भयानक गलती कर देते हैं और जिसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। अक्सर एक जो विकल्प लोग सोच बैठते हैं वो ये है कि मान लिया जाए आपके पास प्लॉट है, आपके पास शेयर है, गोल्ड है, उसको आप बेचना चाहते हैं। उसको बेचने से जो कैपिटल गेन्स आपको हुआ है उसको बचाने के लिए लोगों को लगता है कि चलो घर खरीद लेते हैं, उससे हमारा कैपिटल गेन्स टैक्स बच जाएगा। लेकिन क्या ये तरीका सही है? इसमें क्या कोई पेच है क्या? गौरी समझे। गौरी, ये तरीका कितना सही है? देखिए, अगर आप इस सेक्शन में जो कंडीशंस लिखी गई हैं उनको फॉलो करते हैं और वो सारी फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, अगर रेजिडेंशियल हाउस के अलावा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसका सेक्शन डिफरेंट होता है, तो हम अगर खाली लैंड प्लॉट की बात कर रहे हैं या गोल्ड की बात कर रहे हैं या शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इनको बेच के जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर बना लेते हैं तो आप जो है कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है? एक तो आपको सारा का सारा कैपिटल गेन जितना भी हुआ है प्लस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि आपको जितना भी पैसा मिला है उस एसेट को बेच के वो सारा का सारा इन्वेस्ट करना होगा। साथ ही में और कंडीशंस हैं, जैसे आपका एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपके 2 घर ऑलरेडी हैं तो आप तीसरा घर खरीद के इसका जो है बेनिफिट नहीं उठा सकते। लोग अक्सर ये गलती करते हैं और सोचते हैं कि जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ है और जो प्रिंसिपल अमाउंट वापस आया है वो सारा इन्वेस्ट कर देते हैं और एक घर खरीद लेते हैं। लेकिन आपको देखना है कि आपके पास ऑलरेडी 2-3 घर तो नहीं है। एक घर है तो बेनिफिट ले सकते हैं, 2 घर है तो नहीं ले सकते। मतलब 2 घर किसी के पास है तो वो कैपिटल गेन्स बचाने का ये तरीका नहीं है कि हम कोई तीसरा घर ले लें और खरीद लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। इस सेक्शन में डेफिनेटली आप अगर तीसरा घर खरीदते हैं तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा कैपिटल गेन का। लेकिन मान लिया 2 घर किसी के पास है, अब वो क्या करता है कि 2 घर को में से एक घर तुरंत बेच दिया किसी को, चाहे किसी को दे दिया, गिफ्ट कर दिया, और फिर मान लिया प्लॉट उसके पास है, उस प्लॉट को बेच करके वो घर खरीदना चाह रहा है। तो प्लॉट बेचने से जो कैपिटल गेन्स हो रहा है वो तीसरा घर ले रहा है, लेकिन कहने को दूसरा घर है क्योंकि तीसरा घर खरीदने से पहले दूसरे घर को बेच लिया, गिफ्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में कैपिटल गेन्स मिलेगा? देखिए, इसमें लॉ कोई सेक्शन के तहत नहीं बताता कि इसमें आपको क्या करना है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी जजमेंट्स हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि प्लॉट बेचने से जस्ट पहले आपने अपना एक हाउस प्रॉपर्टी बेच दी और आपने उसको बेसिकली गिफ्ट कर दिया अपनी वाइफ को या अपने किसी रिलेटिव को, और आपने फिर एक और घर खरीद लिया कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो लॉ का पर्पस है उसको डिसीव कर रहे हैं, आप उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपका केस कोर्ट में जाएगा तो डेफिनेटली आप केस हारेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जजमेंट्स हैं जहाँ पे बोला गया है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम ये मानेंगे कि वो घर भी आप ही का है और जो आपने एक और घर लिया है वो आपका तीसरा घर है, तो आपको बेनिफिट इसमें कैपिटल गेन टैक्स बचाने का नहीं मिलेगा। तो मतलब इसमें ये साफ तौर से जाहिर हो जाता है अगर कि आप टैक्स बचाने के पर्पज से ये काम किए हैं, आप गिफ्ट किए हैं घर को, तो ये फिर आप ये गलत कर रहे हैं, इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल, ये कोई सेक्शन नहीं है, ये जजमेंट है, उसके आधार पर आप ये निष्कर्ष पर पहुंच रही है। बिल्कुल। तो अगर आप भी कैपिटल गेन्स बचाने के कुछ अलग अलग तरीके सोच रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये नियमों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना कि आप कैपिटल गेन्स बचाने चले और बाद में आपके ऊपर भारी पेनल्टी लग जाए, फिर आप कहीं के ना रहें। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों करने से पहले, कदम उठाने से पहले बारीक से उनके कानून को समझना आपको ज़रूरी है, जो हमारे टैक्स गुरु गौरी ने आपको समझाया। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहाँ से जितेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। बताओ, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बताएं टैक्स गुरु में कैसे जुड़ना हुआ आपका?
जी, मेरे को एक सवाल था। हाँ हाँ। मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम करता हूँ, जो कि लिस्टेड कंपनी है, अच्छा। और मेरे को कुछ आरएसयूज मिले हुए हैं। और सवाल ये था कि सपोज अगर मेरी स्पाउस वाइफ जो हैं वो यूएस में H1B वीज़ा पे हैं, और अगर मैं उन आरएसयूज को रिडीम करता हूँ, मेरे को इंडिया में उस पर 20% कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा। अगर अगर शॉर्ट टर्म होता है तो 20%, लॉन्ग टर्म होता है तो कुछ 10%। बट अगर मैं उन्हीं आरएसयूज को यूएस में ही अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर सकूँ, कैन आई सेव टैक्स ऑन दोज आरएसयूज? इज इट पॉसिबल? गौरी। देखिए लक्ष्मण, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो इंडियन लॉज आते हैं, दूसरे आपके जहाँ के। जहाँ यूएस के या जिस भी कंट्री की हम बात करें वहाँ के लॉज आते हैं। तो यूएस के लॉज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको लोकल प्रैक्टिशनर से पूछना होगा कि कैसे आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप इंडियन लॉज की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर आपकी कोई भी इनकम इंडिया में अखरू, अराइज या रिसीव हो रही है, तो यानी कि अगर ये आरएसयूज आपने इंडिया में रिसीव किए हैं, इनका बेनिफिट यहाँ पे लिया है, या आपने यहाँ पे अखरू हुए हैं, या किसी भी तरह से इंडिया से कोई कह सकते हैं रिलेशन है, तो यहाँ पे इसकी टैक्सेबिलिटी बनेगी। अब या तो आप इस पे टैक्स पे करके आप कुछ भी कीजिए। अगर आप इसको सीधा सीधा अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो आपके ऊपर इंडियन लॉज के हिसाब से क्लबिंग के प्रोविजंस होते हैं। तो यानी कि अगर आपकी वाइफ ने ये इनकम रिसीव की है, तो उनसे उनको जो भी इंटरेस्ट आएगा वो सारा से सारा आपके इनकम में ऐड होगा। तो ये तो हो गई इंडियन लॉज की बात। तो इंडिया में आपके लिए मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये जो पूरा आप अरेंजमेंट सोच रहे हैं, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला नहीं है। यूएस में इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये वहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर आपको बता पाएंगे। तो जितेंद्र जी, अब तो कोई उलझन नहीं है। जी, थोड़ा सा मुझे ये था कि मैंने चेक किया था यूएस लॉज का भी, तो वहाँ पर शायद आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं अप टू 16,000 यूएसडी इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी टैक्स लाइबिलिटी। सो मुझे वो तो मैंने पता कर लिया था, लेकिन इंडिया लॉज के पर्सपेक्टिव से, और ये आरएसयूज जो है मेरी सैलरी का पार्ट है, तो भी मेरी टैक्स देनदारी बनेगी इस केस में? बिल्कुल, देखिए ये आपकी सीटीसी का पार्ट है, आपकी सैलरी का पार्ट है। आरएसयूज आपको मिलते हैं जब आप किसी कंपनी में कुछ साल तक काम करते हैं, आपको रिटेन करने के लिए कंपनी आपको देती है, तो डेफिनेटली जो टैक्स लायबिलिटी है वो आप ही की होगी। अगर आप उसको किसी भी तरह से किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, तो अगर कभी केस लगा तो आपके लिए प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने ये इस पे टैक्स क्यों नहीं दिया, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके नाम पे आपको मिले हैं, आपकी सर्विसेज जो आप उस कंपनी को दे रहे हैं उसके लिए मिले हैं। तो इंडिया में डेफिनेटली इसकी टैक्सेबिलिटी आप ही के हेड में होती है, आप ही के पैन पे होगी। तो फिर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूएस में आप कितने डॉलर ट्रांसफर करने का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं? एक बार इन्होंने टैक्स दे दिया उस पैसे पे, उसके बाद ये कुछ भी करे वो उनकी इच्छा है, अच्छा। लेकिन टैक्स देना जरूरी है। क्योंकि उनकी सीटीसी का पार्ट है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जितेंद्र जी, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ साफ हो चुका है, और जैसा कि गौरी ने बताया, फिर भी आप यूएस लॉ का आपने जानकारी ले ही ली है, तो उस हिसाब से आप कदम उठा सकते हैं। चलते हैं आगे। वहाँ से मुरादाबाद है। मुरादाबाद में राधे रमन अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राधे रमन जी, नमस्कार। क्या सवाल आपके पास? नमस्कार नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? मेरा सवाल है आज मेरा सवाल है, क्या इक्विटी शेयर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम का टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो तो आईटीआर 2 में ऑडिट कराना होता है या ऑडिट नहीं कराना होता है? ठीक है, तो देखिए इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ऑडिट कराना होता है अगर आपकी बिजनेस इनकम, आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, और इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि हम अगर कैश डीलिंग है हमारी 5% से ज़्यादा इनकम या एक्सपेंस, तो ये टर्नओवर 1 करोड़ माना जाता है। बट हम मान के चल रहे हैं क्योंकि आपका शेयर का काम है, शेयर्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका 10 करोड़ का टर्नओवर, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन होगा। तो अब इस केस में आपका क्योंकि 10 करोड़ का टर्नओवर हम ले रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस इनकम है या एक्चुअल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कितना भी हो आपको उसमें ऑडिट नहीं कराना, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि, और इतना बड़ा आपने उसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया है और आपने इतने कम समय में उसको बेचा है, तो मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि ये
जेन्युइनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम कब मानते हैं? जब आप बहुत फ्रीक्वेंटली शेयर्स में डीलिंग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बार बार खरीद रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाती है। तो अब ये आपको प्रूव करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है या बिजनेस है। अगर आपको हर साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और वो भी इतने बड़े अमाउंट का, तो मैं इसको कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं मानूंगी, मैं इसको बिजनेस इनकम मानूंगी और इसमें आपका ऑडिट होना जरूरी होगा। तो आपको खुद देखना है कि क्या आप तो सामने फोन लाइन पर जुड़े ही हो, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि राधारमण जी, इसको आप कैसे देखते हैं? अपना बिजनेस मैं- इनकम मानते हैं? मैं पेंशन से इनकम आती है मेरी, ठीक है। और मेरे केवल 7-8 केवल ट्रांजैक्शन होते हैं पूरे साल में। एक्चुअली मेरे शेयर्स कई उन्हें एक्स हो जाते हैं। नहीं, पर इतना कैसे कि आपका 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो जाता है? और इसमें भी देखिए, अब आप कह रहे हैं आपकी पेंशन की इनकम है और आप एक्टिवली अभी कहीं काम नहीं कर रहे हैं। पेंशन तो आपको आ रही होगी रिटायरमेंट के बाद, तो आप एक्टिवली तो कहीं जॉब नहीं कर रहे। तो अगर आप एक किसी से भी पूछेंगे तो देखिए, प्रोफेशनली हर कोई आपको एक अलग जवाब देगा क्योंकि ये प्रोफेशनल जजमेंट पे है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि आप एक्टिवली कहीं काम नहीं कर रहे हैं, आपको तो पेंशन आ रही है और आप इतना टर्नओवर कमा रहे हैं साल में कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे आपकी रिसर्च भी है, आपका एफर्ट है, आप स्टडी करते हैं उन शेयर्स को और आप चुन के बहुत अच्छे शेयर्स खरीद रहे हैं। मैं इसको बिजनेस इनकम मानूंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, और मैं इस केस में आपका ऑडिट रेकमेंड करूंगी। तो अग्रवाल साहब, ये जैसा कि गौरी ने बताया कि हर प्रोफेशनल की अपनी अपनी राय हो सकती है, एक सब्जेक्टिव इशू है। तो जैसा कि गौरी के इस हिसाब से ये एक बिजनेस इनकम माना जाएगा और उस हिसाब से आपको आगे कदम उठाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कोई दुविधा है तो आप एक सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। क्यों गौरी? बिल्कुल। हाँ, चूँकि अच्छी खासी आमदनी हो रही है और पेंशन से हो रही है, तो सबसे पहले आपको बधाई भी दूंगा कि आप इतने अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छे कमाई आप कर रहे हैं शेयर बाजार से। चलिए अब चलते हैं जयपुर, जहाँ से जीपी गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार गौरी मैम। नमस्ते। मेरा एक सवाल है मैम, मैं शेयर्स में डील करता हूँ, अच्छा। और शेयर्स में मेरा ये है कि अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। तो मेरा ये सवाल है कि मेरे पास यदि एक्यूमुलेटेड लॉस है पुराने पीरियड का, तो मुझे पहले 1 लाख रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो मिलना चाहिए इनकम टैक्स स्टेटमेंट भरते समय, या पहले एडजस्ट करना चाहिए पुराने एक्यूमुलेटेड लॉस को? देखिए, जब आप रिटर्न भरेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले आपको ये 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये 1 लाख का बेनिफिट आपके उसी फाइनेंशियल ईयर तक रिस्ट्रिक्टेड है, जबकि जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जब आप अपना कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे जब आप रिटर्न भर रहे हैं ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका पहले 1 लाख का बेनिफिट देगा, उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो आपका पुराने सालों का लॉस एडजस्ट करके जो बैलेंस है उसको टैक्सेबल करेगा। चलिए, तो गुप्ता जी कंफ्यूजन दूर हो गया? सर एक सवाल था हाँ। कि मैंने मेरे शेयर से बात करी तो वो एवरी डे पहले पुराना एक्यूमुलेटेड लॉस एडजस्ट करता है और बाद में बचता है तो फिर 1 लाख को वो ऑप्ट करता है। तो क्या मैं इसके लिए रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ तो कितने साल के पीछे जा सकता हूँ मैं? देखिए, आप एक बार देखिए रिटर्न भरी कैसे है, क्योंकि जब आप सिस्टम में डालेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको 1 लाख का बेनिफिट पहले देगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कहीं ना कहीं इसमें गलती भी हो सकती है कि आपकी कोई डेट गलत डल गई और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला गया, तो एक बार आप रिटर्न को स्टडी कर लीजिए। अगर कोई गलती हुई है आप इसको रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। इस साल की रिटर्न जो आपने अभी जुलाई में भरी होगी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न आप 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं, उससे पहले की रिटर्न कोई भी आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये गौरी जी की राय है, और आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन बना रहा है आगे चलकर, आप रिटर्न देखेंगे उसके बाद भी, तो आप tax@moneycontrol.com पर हमसे संपर्क करिएगा। हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपको आगे भी सलाह देते रहेंगे। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फैमिली मेम्बर्स अगर आपने लिया है लोन तो क्या मिलेगी टैक्स में छूट, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, हम लोग कई सारे सवाल हैं लेंगे, लेकिन उससे पहले एक लोन को लेकर एक सवाल आता है बार बार कि कई बार लोग घर खरीदना चाहते हैं तो लोन लेते हैं बैंकों से, लेकिन कई बार बैंकों की बजाय अपने रिलेटिव से या किन्हीं दूसरे से लोन ले लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या उनको जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर जो बेनिफिट मिलता था टैक्स छूट में वो मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी?
जी लक्ष्मण, तो अगर आप जैसे लोन ले रहे हैं, हाउसिंग लोन लिया है आपने किसी रिलेटिव से, तो पहले तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। ऐसे केस में आपको सबसे पहले तो लोन एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना है, और उसमें आपको जितना भी इंटरेस्ट आप उनको दे रहे हैं वो स्पेसिफाई करना है कि इतना इंटरेस्ट आप इतने इंटरवल में देंगे। तो इस केस में जब आप लोन एग्रीमेंट बना लेंगे तो अब आपके 2 पार्ट्स हो गए। जब आप लोन को रीपे कर रहे हैं तो एक तो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक आप प्रिंसिपल दे रहे हैं, जो हर केस में होता है। बैंक से लेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो और इसका जो बेनिफिट है आपको 2 सेक्शंस में मिलता है। एक इंटरेस्ट का सेक्शन होता है, एक प्रिंसिपल का सेक्शन होता है। इंटरेस्ट का सेक्शन जो 24 है उसमें नहीं लिखा कि आपको बैंक से ही लोन लेना है। तो अगर आप अपने रिलेटिव से भी लोन ले रहे हैं और आपने जो इंटरेस्ट रीपे किया है उसका बेनिफिट आपको सेक्शन 24 में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो जो आप प्रिंसिपल रीपे करते हैं वो आपका सेक्शन 80C में आता है। उसका बेनिफिट आपको सेक्शन 80C में मिलता है, वहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर रिलेटिव से लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा। और जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं अपने रिलेटिव को या जिससे भी आपने लोन लिया है उसको, उस इंटरेस्ट को अपनी इनकम में ऐड करके उसके ऊपर टैक्स देना होगा। इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या कि क्यों प्रिंसिपल पे नहीं देंगे, बैंक से लेंगे तभी लेंगे? देखिए, लॉजिक कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 80C को ओवरऑल देखें तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना बहुत कंडीशंस के साथ हैं और सारे हाई लॉक इन पीरियड हैं, बहुत स्पेसिफाइड है। जैसे PPF है 15 साल का लॉक इन है, ELSS में तो चलो 3 साल का है, बट FD है 5 साल है, या कोई भी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लॉक इन पीरियड के साथ और बहुत कंडीशंस के साथ आती है, तो उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट रखा गया है। उसको स्ट्रिक्टनेस की वजह से मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि खाली अगर आपने बैंक से, स्पेसिफाइड बैंक से लिया है तो ही मिलेगा। लाइक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पेच है कि इंटरेस्ट आप जो लेंगे, इंटरेस्ट जो आप चुकाएंगे रिलेटिव को, उस पर आपको उनको टैक्स देना पड़ेगा जिनको इंटरेस्ट दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप टैक्स छूट पाने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई दिखा दें, अगर आप बिल्कुल। दिखाएंगे तो फिर उधर सामने वहाँ वाले पे को टैक्स देना होगा। बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। संतुलित बिल्कुल। तरीके से प्रावधान किया कि इनकम टैक्स में, तो जब भी आप हाउसिंग लोन लेते हैं बैंक से नहीं लेते हैं, अपने रिलेटिव से लेते हैं, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। चलिए वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हरि बाबू जी हमारे साथ हैं बुलंदशहर से। हरि बाबू जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। कैसे हैं आप? हाँ सर, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप हाँ, बताएं टैक्स तो गुरु में सर कैसे जुड़ना हुआ? सर मैं स्टेट बैंक से सीनियर मैनेजर से रिटायर हुआ, अच्छा अच्छा। तो मुझे जो वो मिलती है ग्रेचुटी, ये सब चीज़ें मिलती हैं, लीव एनकैशमेंट भी मिला। हाँ तो लीव एनकैशमेंट में 3 लाख तो जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराई थी, 3 लाख तो उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया, हाँ। लेकिन बाकी बचा हुआ जो पोर्शन था उन्होंने इनकम टैक्स में काउंट कर दिया, मेरे अच्छा। जो जिनसे मैंने फाइल कराई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या, जबकि बताया गया है कि सारा लीव एनकैशमेंट एग्जम्प्ट होता है, तो क्या मैं जुलाई 20 में रिटायर हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 20-21 हो गई है फाइनेंशियल ईयर। जी। तो क्या करना चाहिए गौरी जी? क्या वो आज की तारीख में क्या वो रिफंड मिलेगा कि नहीं? कटा है या गलत कटा है या सही कटा है वो? जी देखिए, मैं बता देती हूँ। पहले तो जो आपने कहा कि पूरा लीव इनकैशमेंट एग्जेम्प्ट होता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, और जो बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे सरकारी बैंक है, उसको हम नहीं मानते आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आपके लिए पूरा लीव इनकैशमेंट तो एग्जेम्प्ट नहीं है। अब आपकी आती है टैक्सेबिलिटी। तो जब हम लीव इनकैशमेंट की टैक्सेबिलिटी देखते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें आप कैलकुलेट करते हैं और जो मिनिमम अमाउंट होता है उन तीनों में से वो आपका एग्जेम्प्ट माना जाता है। अब आपकी जो लीव इनकैशमेंट है और आपकी जो पिछले कुछ महीनों की सैलरी है, उसकी एवरेज सैलरी, लीव इनकैशमेंट, एक्चुअल लिमिट, वो सब मिला के देखा जाएगा कि आपका लोअर अमाउंट क्या बन रहा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे समझ आया है, आपका लोअर अमाउंट एज पर कैलकुलेशन 3 लाख बनता होगा, इसलिए आपको 3 लाख का बेनिफिट दिया गया है और बाकी आपका टैक्सेबल किया गया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन में कोई गलती है तो आप हमें एक बार फिगर्स बताइएगा, तो हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि सही है कि गलत। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे अंदाजे के हिसाब से मुझे लगता है कि ये आपकी जो फिगर है ये ठीक ही होगी और आपको ठीक एग्जेम्पशन दी गई होगी। तो हरि बाबू जी यहाँ पे गौरी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट क्लियर किया
कि सरकारी कर्मचारी को लिव एनकैशमेंट पे पूरा टैक्स बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल लेकिन सरकारी बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनको सरकारी कर्मचारी माना नहीं जाता है, बिल्कुल और इसी वजह से आपको लिव एनकैशमेंट में पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से 3 लाख तक आपको मिल सकता था जो बेनिफिट आपको दिया गया है। कोई कन्फ्यूजन है? सर एक चीज और पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मैं ये बिल्कुल। पूछना चाह रहा था, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे काउंट नहीं करते हैं हम लोगों को, लेकिन ग्रेचुटी तो हमें 20 लाख ही जैसे गवर्नमेंट की हुई है वैसे ही में भी। देखिए, जो लीव एनकैशमेंट के लिए हम कैलकुलेशन देखते हैं उसमें हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, एक्चुअल गवर्नमेंट जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं डायरेक्टली, उनको बेनिफिट देते हैं, उस सेक्शन में लिखा गया है। तो जो बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, इसलिए हमें लीव एनकैशमेंट में आपका जो फॉर्मूला होता है, जो 3 फिगर्स, जो 3 लिमिट्स दी गई हैं, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आपको वो फिगर्स एक बार डाल के देखिएगा, आपकी ये 3 लाख ही आ रही होगी मेरे हिसाब से। कोई फ़र्क है तो डेफिनेटली हम इसको देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि आपका ये 2020 का केस है, अब आप इसको रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये 3 लाख ही बैठेगा आपका। चलिए, तो ये है सलाह गौरी जी की आपके मामले में, और ये वाकई मुझे भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि सरकारी कर्मचारी और सरकारी बैंक के कर्मचारी में इस स्तर पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है टैक्स के हिसाब से। लेकिन जो गौरी ने बताया वो टैक्स के मौजूदा प्रावधान के हिसाब से बताया, उसके हिसाब से आपको ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी कितनी बनती है। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि खाली मकान पर भी क्या आपको चुकाना होगा टैक्स, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक के पे जाने से पहले आपको बताया था, अब चलते हैं नारायण जी के पास, जो कि मुजफ्फरनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नारायण जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? मेरे पास सवाल ये है, मेरे 2 फ्लैट हैं, एक में रहता हूँ मैं और दूसरा खली पर है, अच्छा। हिल स्टेशन पर है। तो भाई कभी वीकेंड पे चले गए या जब छुट्टी हुई मन करा तब वहाँ चले गए, 1-2 दिन रहे फिर आ गए वापसी। तो इनकम टैक्स में क्या उसका किराया देना, किराए पर टैक्स देना पड़ेगा गौरी? जब तो खाली है? हाँ, समझ गया। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रूल ही नहीं पता कि डीम्ड रेंटल इनकम का भी कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा घर हैं तो और आपने किराए पे नहीं दिया, तो हम मान लेते हैं कि वो आपने किराए पे दिया है और जितना किराया उसमें बनता है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। लेकिन यहाँ पे पहले कुछ साल पहले तक लॉ था कि आप एक घर अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई घर होगा तो आपको डीम्ड इनकम दिखानी होगी। लेकिन 2019-20 में शायद ये अमेंडमेंट आई थी जहाँ पे आपको 2 घर अलाउ कर दिए गए थे, यानी कि अब आप 2 घर अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं। तो एक जो आप घर जिसमें रह रहे हैं वो तो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है ही, एक आपका जो वीकेंड होम है वहाँ पे आपने उसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा घर जब आप खरीदेंगे और अगर आपने उसको भी रेंट पे नहीं चढ़ाया तो उसको मान लेंगे कि इसमें आपको रेंटल इनकम आती है, और जितनी वहाँ की वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन होती है, उस हिसाब से आपको रेंटल इनकम दिखा के टैक्स देना हो। तो नारायण जी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 ही घर है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी किराए के हिसाब से। तीसरा घर होता तब ये टेंशन आपकी हो सकती थी। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों को जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज़।